1764 का समय था। भारत की धरती सत्ता, दौलत और राजनीतिक दबदबे के लिए उबाल रही थी। उस समय का हर राज्य अपने अस्तित्व और सम्मान की रक्षा के लिए सतर्क और सजग था। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक शासक और नवाब, राजा और सैन्य कमांडर सभी अपने क्षेत्र की सुरक्षा और अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए रणनीतियों में उलझे हुए थे। राजनीतिक परिदृश्य जटिल और संवेदनशील था। हर छोटे से छोटे कदम का प्रभाव पड़ता था। एक अप्रत्याशित हमला, एक धूर्त शत्रु का षड्यंत्र या एक कमजोर गठबंधन सब कुछ बदल सकता था। सैन्य शक्ति और धन ही आजादी और सत्ता की सबसे बड़ी गारंटी थे। बड़े राज्यों के नवाब अपने किले मजबूत कर रहे थे, अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहे थे और नई हथियार प्रणालियां विकसित कर रहे थे। इसी बीच अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले केवल एक व्यापारिक संस्था थी, धीरे धीरे राजनीतिक और सैन्य शक्ति में तब्दील हो रही थी। उन्होंने अपने नियंत्रण को केवल व्यापार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि धीरे धीरे भारत की राजनीतिक बुनियाद में पैठ बनानी शुरू कर दी थी। कंपनी का लक्ष्य स्पष्ट था, भारत के भीतर अपनी पकड़ मजबूत करना, अपने हित सुरक्षित करना और आर्थिक लाभ को अधिकतम करना। उन्होंने समझ लिया था कि केवल व्यापार और कर संग्रह से सत्ता स्थापित नहीं की जा सकती, बल्कि स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन और युद्ध दोनों की रणनीति अपनानी होगी। उनके कमांडर और अधिकारियों ने न केवल सैन्य योजना बनाई, बल्कि भारतीय राजनीतिक परिदृश्य का गहन अध्ययन किया। वे जानते थे कि भारत का हर राज्य अलग प्रकार के नियम, रीति रिवाज और गठबंधन संबंध रखता है। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता का संतुलन नाजुक था। अवध, बंगाल, बिहार और मगध जैसे क्षेत्र अपने अपने नवाबों के अधीन थे, जो आपस में अलग अलग हितों के लिए संघर्षरत थे। शत्रुता और मित्रता की स्थिति दिन ब दिन बदल रही थी। एक दिन आपसी सहयोग दिख सकता था और अगले ही दिन युद्ध का मैदान सुलग सकता था। राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य कमजोरियां ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अवसर का द्वार खोल रही थीं। अंग्रेजों ने यह भी देखा कि भारतीय राज्यों के बीच मतभेद और परस्पर विरोधी हित उनके लिए रणनीतिक लाभ दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने न केवल सैन्य शक्ति का प्रयोग किया, बल्कि चालाकी और कूटनीति के माध्यम से भी अपने प्रभाव को फैलाया। इस समय भारत की राजनीतिक परिस्थिति इतनी जटिल थी कि एक ही झटका किसी राज्य की सत्ता को हिला सकता था। नवाबों और शासकों का हर निर्णय उनके सामरिक गठबंधनों, कर संग्रह की रणनीतियों और सैन्य तैयारियों पर निर्भर था। सत्ता की यह दौड़ केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी। आर्थिक दबदबे, कर प्रणाली, व्यापारिक रास्ते, बंदरगाहों पर नियंत्रण और विदेशी माल के व्यापार ने भी राजनीति को गहन रूप से प्रभावित किया। इस पूरी जटिलता में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित करने के लिए धीरे धीरे भारत के राजनीतिक नक्शे में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। इस प्रकार 1764 का भारत केवल भूमि और संसाधनों के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक चालाकी, सैन्य शक्ति और गठबंधनों की जटिलताओं के लिए भी उबल रहा था। यही पृष्ठभूमि थी जिसमें बक्सर की ऐतिहासिक लड़ाई ने जन्म लिया, एक ऐसा संघर्ष जो केवल युद्ध नहीं बल्कि पूरे भारत की सत्ता और भविष्य का निर्धारण करने वाला मोड़ साबित होने वाला था। मैं उस समय बक्सर के मैदान में खड़ा हूँ और मेरे चारों ओर दृश्यावली अविस्मरणीय है। सवेरे की पहली किरणें धरती को छू रही हैं, लेकिन धूप के साथ वातावरण में तनाव और भय की गहरी छाया है। हवा में धूल, घास और घोड़ों की गंध मिश्रित है। दूर दूर तक सैनिकों की कतारें फैली हुई हैं। मैदान विशाल है, धूल के गुबार में सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है। भारतीय सेनाओं का दृश्य। भारतीय सेनाएं मैदान के बीच में व्यवस्थित हैं। उनके बीच खड़े हैं शुजा-उद-दौला, अवध के नवाब। उनका चेहरा साहस और चिंता का मिश्रण दर्शा रहा है। वे बार बार अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए चिल्ला रहे हैं। उनके हाथ में तलवार है
और उनकी आंखें लगातार सामने की स्थिति पर हैं। उनके बगल में खड़े हैं मीर कासिम, बिहार के नवाब। वह अपने सैनिकों के बीच दौड़ते हुए अंतिम निर्देश दे रहे हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता और दृढ़ता झलक रही है। उनके छोटे छोटे संकेत और आदेश पूरे युद्ध की दिशा बदल सकते हैं। साथ ही चेत सिंह, मगध का राजा, अपने हाथी पर बैठकर सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। उनका स्वर ऊंचा और दृढ़ है, जो सैनिकों में साहस भर रहा है। उनके हाथियों के आगे छोटे हाथी और घोड़े उनकी सेना की पंक्तियों में व्यवस्थित होकर चलते हैं। सैनिक तैयार हैं। कुछ के हाथों में तलवारें हैं, कुछ के पास भाले और तीरकमान। उनके चेहरे पर न केवल साहस बल्कि डर भी है। कुछ सैनिक घबरा रहे हैं, लेकिन उनके भीतर वीरता का जज्बा स्पष्ट है। अंग्रेजों की सेना दूसरी ओर खड़ी है। उनकी व्यवस्था अद्भुत है। हर सैनिक अपने स्थान पर है और अनुशासन का पालन कर रहा है। उनके कमांडर मैदान के हर हिस्से पर नजर रख रहे हैं। उनके तोपखाने पहले से ही अपने लक्ष्य पर हैं और बंदूकें तैयार हैं। उनके सैनिकों के चेहरे पर शांत आत्मविश्वास और युद्ध की तैयारी है। अंग्रेजों की रणनीति गहरी सोच विचार पर आधारित है। वे हर मोर्चे पर हमला करने और दुश्मन के बीच फूट डालने की तैयारी में हैं। उनका अनुशासन और संयम देखकर मुझे एहसास हुआ कि यह युद्ध केवल वीरता का नहीं बल्कि रणनीति और संगठन का भी परीक्षण होगा। युद्ध की शुरुआत। जैसे ही सूरज पूरी तरह चमक गया, दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हुआ। पहले तो दूर दूर से तोपों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे बादल फट रहे हों। उसके बाद बंदूकें चलने लगीं। घोड़ों की टाप, तलवारों की टकराहट और सैनिकों की चीखें सभी मिलकर मैदान को गुंजाने लगी। भारतीय सैनिक अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ रहे हैं। शुजा-उद-दौला अपनी सेना को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मीर कासिम और चेत सिंह भी अपने सैनिकों को प्रेरित कर रहे हैं। कुछ सैनिक घायल हो रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं और कुछ पीछे हट रहे हैं। धूल और धुएं की चादर धीरे धीरे पूरे मैदान को ढक रही है। अंग्रेज सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उनकी बंदूकें और तोपें बेहद सटीक हैं। उनके कमांडरों ने विभिन्न मोर्चों पर हमला शुरू किया है। धीरे धीरे भारतीय सेनाओं में भ्रम फैलने लगा। कुछ सैनिक भागने लगे। शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और चेत सिंह अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों की अनुशासन और रणनीति के सामने उनकी सेना टूटने लगी।